जी पेज नंबर भाई को बताना था आपने ऑन रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट 251। अच्छा जी, आप मोबाइल शोबाइल छोड़ दें, इधर अटेंटिव हो जाएं। लेक्चर 113 पार्ट डी IFRS 9 रिवीजन 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 पहले रिवीजन है वॉल्यूम 1 में से रिवीजन वॉल्यूम 1 हैंड रिटन नोट्स रिवीजन। वॉल्यूम 1 में गलती से पेज डला हुआ है IFRS 9 का, हम तो लीज करने आए थे। अच्छा जी, लीज का एक सगाई वाला सवाल था, पता नहीं वो सवाल जो है ना बड़ा कमाल था, उसकी वीडियो का नंबर मैं डाल दूंगा लेक्चर के अंदर, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों ने ना वो जरूर दोबारा अटेंड कर लेना है, उसमें बड़ा अच्छा था। मैं नोट्स में डाला हुआ सगाई के नाम से कुछ। अच्छा जी, अगर आप शेयर्स लेस देन 20% खरीदें तो IFRS 9 लगता है। पॉज करो। अच्छा जी, 20 to 50% शेयर्स अगर आप बाय करते हैं किसी कंपनी के, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है? इक्विटी मेथड लगाना है। वो जो IAS 21 है डेट इज कॉल्ड एज बोले इक्विटी मेथड, जिसमें वर्किंग 7 करते हैं और 5 पॉइंट। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के 20 से 50% शेयर्स खरीदते हैं तो आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, या कॉस्ट लगा लें या फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में फिर 2 ऑप्शंस हैं, FVTPL या FVTOCI, या आप यूज कर लें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 मॉडल लगाने की इजाजत है, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को कॉस्ट पे रखें, या फेयर वैल्यू पे रखें, या इक्विटी मेथड पे रखें। अब इन तीनों में फर्क क्या है? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में FVTPL एज्यूम कर रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, इधर देख, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की और आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कॉस्ट पे नजर आएंगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर के टी अकाउंट में और कोई चीज नहीं आएगी, शेयर्स कॉस्ट पे नजर आएंगे, और P&L में से डिविडेंड इनकम जाएगी। रटा ना हमारे लॉजिक, P&L पे सिर्फ डिविडेंड इनकम जाएगी। बोले जी, शेयर्स किस में नजर आएंगे और P&L में डिविडेंड। अगर आप FVTPL फॉलो कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट में कैरी डाउन लेटेस्ट फेयर वैल्यू आएगी और P&L में गेन लॉस जाएगा, P&L में गेन लॉस जाएगा, और P&L में डिविडेंड इनकम भी जाएगी, P&L में डिविडेंड इनकम भी जाएगी। अच्छा, शेयर्स किस पे नजर आएंगे? कॉस्ट पे। शेयर्स किस पे नजर आएंगे? फेयर वैल्यू पे। बैलेंस शीट में P&L में फेयर वैल्यू भी जाएगी, फेयर वैल्यू गेन लॉस, और डिविडेंड इनकम भी जाएगी। FVTOCI में P&L में नहीं जाएगी, OCI में गेन लॉस जाएगा, लेकिन डिविडेंड P&L में नजर आएगा। IFRS 9 में सारा कराया हुआ है। वर्किंग 7 सुबह के हमने 2 दफा किया है। वर्किंग 7 कभी भी फेयर वैल्यू पे शेयर्स को नहीं लेके जाती। वर्किंग 7 खुलती है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट आती है, उसमें प्रॉफिट ऐड होते हैं, डिविडेंड माइनस होते हैं, और कैरी डाउन आता है। P&L में वर्किंग 7 में से याद रखिएगा प्रॉफिट वाली फिगर जाती है, डिविडेंड वाली नहीं जाती, क्योंकि या तो अगले के डिविडेंड पे नजर रख लो या अगले के प्रॉफिट पे नजर रख लो। तो इस मॉडल में पहली तो बात है, टी अकाउंट फेयर वैल्यू पे नहीं जाएगा। टी अकाउंट कैसे बनेगा? टी अकाउंट खुलेगा एट कॉस्ट, P&L वाली फिगर जो प्रॉफिट आया उसका माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू कैरी डाउन। वही वर्किंग 7, ये वर्किंग 7 बन जाएगी। P&L में क्या जाएगा? P&L में डिविडेंड नहीं जाएगी और फेयर वैल्यू भी नहीं जाएगी, क्योंकि फेयर वैल्यू पे ले ही नहीं जा रहे। ना P&L में फेयर वैल्यू जानी है, ना P&L में डिविडेंड इनकम जानी है, बल्कि आप लालची बनो और उसके पूरे प्रॉफिट पे नजर रखो, उसका पूरा प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह वो लेके जाएंगे। तो ये सारी हमने डिस्कशन की थी इस सफ़े के ऊपर, और तीनों के हमने सवाल भी किए हुए हैं। अगर तीनों की आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट करें तो ये इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट नजर आ रही है और ये डिविडेंड इनकम। सिर्फ दूसरे वाले में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू नजर आ रही है, मुझे नहीं पता फेयर वैल्यू कितनी है, ज्यादा नजर आ रही है ना, फील हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू नजर आ रही है। और P&L में इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट जा रहा है सिर्फ, या डिविडेंड जा रहा है, शेयर ऑफ, और इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे नहीं, वो अभी मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे जाएंगी।
तो पास पेपर का क्वेश्चन 5 निकालने हैं IFRS 9 का, वॉल्यूम 1 में से, वॉल्यूम 1। ये हमारी एडजस्टमेंट रहेगी हुई है कौन सी वाली, पहली वाली रहेगी हुई है दूसरी वाली? पहली वाली। पढ़ लें, आसान सा सवाल है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिन्ड लिमिटेड, पेज नंबर 568, वॉल्यूम 1। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिटरमिन्ड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। असल में फाइनल अकाउंट का जब कभी सवाल नहीं आता ना, तो वो इस सवाल को फाइनल अकाउंट का भी ट्रीट करता है। फाइनल अकाउंट तक ही है, यानी एंट्रीज हो गई हैं, उनको प्रॉफिट्स में सही करना है। DL has classified investment in Jubilant Limited as an investment in associate and accounted for, देखिए एसोसिएट वो होता है जिसके हम 20 या उससे ऊपर शेयर खरीदें। DL has classified investment Jubilant as an associate की इन्वेस्टमेंट अंडर इक्विटी मेथड डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर JL। बाद में पता चला कि इनके ऊपर हमारा क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमने कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 15%। तो अगर 15% शेयर खरीदे हुए हैं तो DL हैज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड हैज अकाउंटेड फॉर यूजिंग वर्किंग 7 मेथड डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। हमारा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर। आप बता दें किस टाइप की काउंटिंग हो चुकी है। DL हैज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग, वो जो तीसरी टाइप वाली वर्किंग वो हो चुकी है। ऑन 2 फरवरी DL परचेज 40,000 शेयर्स ऑफ JL रिप्रेजेंटिंग 15% शेयर होल्डिंग एट 80 पर शेयर। ऑन 30 सितंबर JL अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। JL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ इतने। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ JL वाज 70 एज ऑन 31 दिसंबर 21। ओके, और सवाल में कोई लाइन आ रही है इस बारे में, जल्दी बताएं। डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ये। अब आप मुझे बता दें उस पेज के ऊपर अगर मैं वापस आता हूं, नहीं हैंडटन पेज के ऊपर अगर मैं वापस आता हूं तो मैंने लेस देन 20% शेयर्स बाय किए हैं या मोर देन 20%? इसलिए आई एम बाउंड टू फॉलो IFRS 9। क्या बेहतर है, FVTPL लगा लूं, FVTOCI लगा लूं? बोलें। आसान वाला मॉडल चूज करूं, मुश्किल वाला? और कुछ ऐसे उसने अंग्रेजियां लिखी हुई है कि मैं उसमें से मजबूर हूं चुनने पे। अच्छा, और कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जरा ढूंढें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो फिर तो मैं मजबूर हूं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो मेरे पास, एक बार याद रखिएगा, फिर भी ये इलेक्टिव मॉडल है, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो भी यही मॉडल अवेलेबल है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो भी ये अवेलेबल है। तो बेहतर है कि आप कौन सा मॉडल लगा दें, FVTPL। कॉस्ट पे तो इन एनी केस ना रखें क्योंकि ये कंसोलिडेशन नहीं हो रही, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, डिटरमिन्ड लिमिटेड लिखा हुआ है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आपने इसको रखना है। कंसोलिडेशन वैसे ही नहीं करनी क्योंकि शेयर जी कितने हैं, 20% से कम या ज्यादा? आप बता दें मैं फिर कौन सा मेथड फॉलो कर लूं, मेरा उस पर इंफ्लुएंस नहीं चल रहा, तो FVTPL। अब FVTPL मॉडल मुझे फॉलो करवा दें। अब सिंपल सी बातें हैं, मुझे पहले 2 वर्किंग्स करवा दें। एक करवा दें इक्विटी मेथड वाली वर्किंग, और एक करवा दें FVTPL वाली। इसमें टी अकाउंट में 2 चीजें आएंगी, प्रॉफिट और डिविडेंड। इसमें आएगी फेयर वैल्यू। दोनों शुरू होंगे कॉस्ट से। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये वर्किंग 7 टाइप बना रहा हूं मैं। ऑन 2 फरवरी 2021 हमारे साल DL purchased 40,000 shares of JL representing 15% shareholding at ₹80 per share. So what is the cost? बोलें जी, क्वांटिटी
40,000 ज़रब 80, जवाब बताएं रुपीज इन 1000। 3200। पहले एक पूरा कर दे मॉडल। जेएल अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। ये अभी मैं देखता हूं, इसको मैं डिविडेंड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करना है। तो ऑन 30 सितंबर जेएल अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड रुपीज 5 पर शेयर। इसको कैसे करेंगे? 5 ज़रब 40,000 भी चल सकता है, और फेस वैल्यू सवाल में अवेलेबल है। जल्दी जल्दी, फेस वैल्यू सवाल में अवेलेबल है। मैंने कहा था अगर सवाल में फेस वैल्यू अवेलेबल हो तो क्या करें? 5 को पकड़ें, 10 रुपए कहाँ है? फेयर वैल्यू लिखा हुआ है, फेस वैल्यू सॉरी, फेस वैल्यू अवेलेबल है सवाल में। तो अगर 5 को मैं फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल आएगा? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। लेकिन इधर मैं परसेंटेज क्यों नहीं निकाल सकता? आप मुझे बता दें, मुझे 40,000 शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा? क्या अगर मैं 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा ही शेयर होगा या सबका शेयर होगा? डीएल परचेज 40,000 शेयर्स। मैंने कहा था इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेज लगाएं, लेकिन सवाल ही मेरे शेयर्स दे रहे। मेरे शेयर्स हैं 40,000। 40,000 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा डिविडेंड है। ये डिविडेंड मेरा ही होगा या सबका होगा? मेरा ही होगा। तो डिविडेंड आपको पता है इस साइड पे आने कितने शेयर? 40,000 जरा 5 200। फेयर वैल्यू पे नजर ना रखिएगा, प्रॉफिट ढूंढिएगा। जेएल प्रॉफिट इज 2.4। जेएल या मेरा हिस्सा, जेएल प्रॉफिट इज 2.4। इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेज लगाएं। 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 15%। मुझे पता है मैं गलत अकाउंटिंग कर रहा हूं, लेकिन उसने वो ये अकाउंटिंग कर ली हुई है। प्लीज इग्नोर, प्लीज इग्नोर। इसको उतना बड़ा 12 करना था। हाँ हाँ, ये कम फरवरी है ना, तो कितने बड़ा कितने करना था? 11/12। अच्छा, उसका मुझे बता दें फेयर वैल्यू का क्या करना है? 11/12 कितना आ गया? 330। फेयर वैल्यू का क्या करना है जल्दी बताएं। इग्नोर करना, क्योंकि कौन सा मेथड है? इक्विटी मेथड। कैरी डाउन छोड़े यार, क्या करना है कैरी डाउन का? मैंने तो एंट्रीज करके वो चेक करना है, छोड़े परे बस। कैरी डाउन का क्या करना है? चलें आगे। वर्किंग 7 जो हम सुबह से तीसरी दफा कर चुके हैं वो ये है, या तो क्लोजिंग माइनस प्री आरई से खेल लें या प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों डाल लें। डिविडेंड पे परसेंटेज क्यों नहीं लगाई 30% वाली या 15% वाली? क्योंकि हमारा ही शेयर गिवन है 40,000। अगर ये लिखा होता जेएल अनाउंस डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 मिलियन, फिर वो शायद पूरा डिविडेंड होता, पूरा डिविडेंड होता। अच्छा, दूसरी अकाउंटिंग क्या बोलें? एफईटीपीएल। उसमें क्या करें? उसमें थोड़ा सा टाइम सेव करें। ये 3200 उठा ले, ये 3200 उठा लिया। अच्छा जी, कैरी डाउन। एक काम ना कर ले, पहले इसकी एंट्रीज नीचे लिख लें, ऐसी फिर वो चीजें मिक्सअप ना हो जाए। इसकी एंट्रीज नीचे लिख लें। जी बोले। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 3200। आगे बोले। इन्वेस्टमेंट डेबिट बोले 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 पीएनएल कराएं। मैं उसके प्रॉफिट्स पे नजर रखूं या प्रॉफिट्स में से जो बांट रहे? मैं उसके प्रॉफिट्स पे नजर रखूं या प्रॉफिट्स में से जो बांट रहे? सिर्फ नहीं, बांट रहा पे नजर नहीं रखनी ना। पीएनएल में क्या लेके जाना है ये मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ उसके प्रॉफिट्स। डिविडेंड की इधर मैंने आपको एंट्री करवाई थी, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। मैंने इन्वेस्टमेंट को खींच लिया। ये जो मैंने हैंड रिटन पेज दिखाया था ना, इस पे जाके कभी देखिएगा। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, समझें जरा। आपने बैंक में रखवाए 3200, उसमें 330 आपको प्रॉफिट मिला, आपने उसमें से 200 निकलवा लिए। असल में ये कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है,
इट इज लाइक IFRS 9 या किसी और टॉपिक में एंट्रीज नहीं करते थे हम, डिबेंचर अकाउंट में सब कुछ डाले जाते थे, डिबेंचर अकाउंट में इधर ही इंटरेस्ट आ रहा होता था, इधर ही कैश आ रहा होता था। तो उस टाइप की बात समझने की कोशिश करें। मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की 3200, उसने मुझे कमा के कितना दिया 300, उसमें से मैंने खींच कितना लिया। मैं अपनी बात पे कायम हूं, कंसोलिडेशन का सवाल करते हुए 330 और 200 का डिफरेंस 130 CRE में जाना है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। कंसोलिडेशन करते हुए बोले क्या करना है, 330 माइनस 200, सुबह कराया है, वो बात अपनी जगह। लेकिन इस टॉपिक में जनरल एंट्रीज प्रॉपर अब करें। फिर बोले इन्वेस्टमेंट डेबिट, मुझे उन्होंने कमा के कितना दिया, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, उस कमाए हुए में से मैंने खींच कितना लिया। आपको फील नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है, तो कुछ ना कुछ कैश आएगा तो मेरा घर चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा जी। 200। इस मॉडल में मैंने आपको बताया था डिविडेंड इनकम नहीं नजर आती P&L में, ये वाला प्रॉफिट नजर आता है P&L में 330। आगे चले, FATPL कैश बोले 3200, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा नहीं मुझे आपके सवाल पढ़ने दो, इस तरह कैरी डाउन नहीं, फिर मिस हो जाएंगी चीजें। ऑन यकम फरवरी DL परचेज 40,000 शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 15% शेयर होल्डिंग एट ₹80 पर शेयर। तो 30 दिसंबर JL अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। कैश डेबिट डिविडेंड इनकम इन P&L। इस मॉडल में डिविडेंड इनकम जाती है P&L में, इस मॉडल में डिविडेंड इनकम जाती है जी। 40,000 जरा 5 200। सबर प्रॉफिट्स पे नजर नहीं रखनी आपने IFRS 9 में, IFRS 9 में प्रॉफिट्स पे नजर नहीं रखनी, आप प्रॉफिट्स इग्नोर करें। द फेयर वैल्यू वॉज 70 पर शेयर। कितने शेयर हैं जरा 2800। आप बता दें गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, लॉस कितना 400। IFRS 9 वाली एंट्रीज बताएं, बोले P&L डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से 400 से। मैं एक बात बोलूंगा फिर आप नोट कीजिएगा, इधर हमने क्या इग्नोर किया है, फेयर वैल्यू, इधर हमने क्या इग्नोर किया है, प्रॉफिट। इधर P&L में क्या गया, प्रॉफिट। इधर दो चीजें गई P&L में, नंबर 1 डिविडेंड इनकम और फेयर वैल्यू गेन लॉस। क्या है, और हाँ जी 7 रेक्टिफाइंग एंट्रीज करूं या डायरेक्ट कोशिश करूं यहां पोस्ट करने की, डायरेक्ट कोशिश करें यहां पोस्ट करने की। इसमें दो तरीके हैं, उठा दें सबको, इसमें दो तरीके हैं। यहाँ तो नहीं यहाँ तो यहाँ खड़े होके ओवरऑल इम्पैक्ट देख लें चीज़ों का कितना है, और यहाँ खड़े होके ओवरऑल इम्पैक्ट देख लें। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, अगर आप एंट्रीज आपको आमने सामने नज़र आ रही है ना, तो आमने सामने लेके चल पड़ें। मेरे ख्याल से मैं जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट लेके चलने लगा हूँ, मैं ओवरऑल इम्पैक्ट लेके चलने लगा हूँ। कैलकुलेटर पकड़ें, काम छोटा सा है, आसान है, जल्दी हो जाया करेगा। ओवरऑल इम्पैक्ट 3200 जमा 330 माइनस 200। मेरे ख्याल से एग्जामिनर को ऐसा शो भी कर दें,
3200 जमा 330 इज इक्वल टू 333 वर्सेस 3200 माइनस 400 2800 इज इक्वल टू, कोई शॉर्टकट बता दें इसका शॉर्टकट। कैरी डाउन्स का डिफरेंस ले सकते हैं अगर आपने कैरी डाउन निकाल के रखे हुए हैं। कैरी डाउन कितना है? 333। शॉर्टकट ये है कि कैरी डाउन्स का डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन ये हर जगह चीज़ नहीं चलती, इसलिए वो शॉर्टकट ज़्यादा बताए नहीं जाते। एक ही चीज़ बताई जाए जो हर जगह चले, हर जगह ओरिजिनल रॉन्ग करके हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आप बता दें इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंस में पुराना है ये नया बैलेंस है, तो बता दें इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना है। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं या प्रॉफिट है? एसेट्स हैं। एसेट को कितने से कम कर दें? 530। बेशक उसको यहां वर्किंग का आपने रेफरेंस दे दिया वर्किंग करके। अच्छा, अब मैं इनको टिक कर दूं। कैश और कैश भी टिक कर दूं, और कैश और कैश ये वाला भी टिक कर दूं। कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। आगे बस P&L बच गया, जल्दी हो गया हमारा काम तो। वैसे P&L बच गया। P&L में कितना जाना था? 330 नहीं जाना था। P&L में कितना नहीं जाना था? कितना जाना था? P&L P&L में बोलें इनकम कितनी जानी थी? 200। खर्चा 400। 200 का खर्चा जाना था, टीटीडी डीटीडी जैसे बोलते थे। और ये तो ओरिजिनल है, तो इसको फिर इधर लिखें यार। चलो खैर है, चलें खैर है। 200 इधर लिख लें, 400 इधर लिख लें। इनकम खर्चा कितना? 200। अच्छा, गलत कितना चला गया? 330। आप बता दें जल्दी। डिफरेंस नहीं लेना, ये क्या है, वरना वो इधर भी काम आउट हो जाए। इधर भी 530 पड़ा हुआ है, डिफरेंस नहीं लेना। खुशी कितनी बुक कर ली? कितना गम बुक करना था? 200। अब गम को भी उल्टाएं और खुशी भी बुक करें। अब सॉरी, खुशी को उल्टाएं और गम भी बुक करें। खुशी को उल्टाएं जी, 330 से खुशी उल्टाएं और 200, दोनों फिर गम ही बन जाएंगे। से प्रॉफिट बोले बिल्कुल प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट की पोस्टिंग है। जी कितनी खुशी रिकॉर्ड करनी थी? सॉरी कितनी खुशी रिकॉर्ड हो गई? 330। कितना गम रिकॉर्ड होना चाहिए था? 200। 200 का गम रिकॉर्ड होना चाहिए था। हमने 330 की क्या रिकॉर्ड कर दी? खुशी। दो काम करो, रॉन्ग उल्टाओ, इनकम उल्टाओ। कितने से? ओरिजिनल रिकॉर्ड करो, 200 का गम रिकॉर्ड करो। रॉन्ग उल्टाओ, ओरिजिनल रिकॉर्ड करो। तो रॉन्ग उल्टाना, खुशी उल्टाना, गम रिकॉर्ड करना। खुशी उल्टाएं, गम रिकॉर्ड करें, दोनों को जमा करेंगे तो गम बनेगा। गम रिकॉर्ड कर दें 530। अच्छा जी, अब एक सवाल मार्क्स देने वाला, वो वॉल्यूम 2 में आपको अनलकीली मिलेगा। उधर ही रखो कैमरा। लेटेस्ट टाइम का सवाल।
पेज नंबर 731। अभी वॉल्यूम 1 जरा खुला रखें, उसी में आना है हमने वापस। पेज 731। पेज 731, क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ के बता दें मुझे। HI has accounted for investment in shares of Kite Limited as a financial asset, subsequently measured at FET instead of applying its policy of equity method। बता दें जी, गलती बता दें क्या हुई। HI has accounted for investment in shares at FET OCI, किस में मैयर कर लिया? हमारी पॉलिसी के इक्विटी मेथड। और शेयर भी हमने 20% ज्यादा ही खरीदे होंगे, 20% जो ज्यादा खरीदे होंगे ना। आप बता दें कौन सा मेथड फॉलो करना था, कौन सा कर लिया? दोनों की एंट्रीज आपको आती हैं करनी वैसे इन दोनों की, तो उनको रेक्टिफाइंग देख के करना था। और ये भी एडजस्टमेंट बहुत आसान थी पहली वाली। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, ये तो शेयर्स वगैरह है ही नहीं ना। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिवेंचर्स वाज अकाउंटेड फॉर एज फाइनेंशियल एसेट, सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट। ऐसा फाइनेंशियल एसेट हमने मेजर कर लिया जो FETPL पे रख लिया था इंस्टेड ऑफ मेजरिंग एट। बस खत्म बात। अब क्या आसान सी होगी। कौन कौन से मॉडल फॉलो करने हैं? 2। नंबर 1 अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट ये IFRS 9 का सवाल है। अमोर्टाइज कॉस्ट, तो अमोर्टाइज ये सारा डाटा दिया हुआ है, इसको पहले अमोर्टाइज कॉस्ट से सॉल्व कर लेना था और फिर FETPL से, और फिर दोनों को क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना है। आसान सवाल थे, मुश्किल सवाल थे? दोनों आसान सवाल थे। कितने नंबर के थे? 8 नंबर के। तो इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी थी या इसमें वो प्रॉफिट्स पे इफेक्ट शो करना था? रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी थी। रेक्टिफाइंग एंट्री इस सवाल में नहीं इकट्ठी कर सकते हो। रेक्टिफाइंग एंट्री इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और P&L डेबिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी ना। और क्या बन, इन सबको देख के मैंने किया ना। इन्वेस्टमेंट कितने से होनी चाहिए थी, कितने से हो गई? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और P&L डेबिट। लिख लें रेक्टिफाइंग एंट्रीज की। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, P&L डेबिट। ओरिजिनल और रॉन्ग को देख के रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना तो शायद आपको आता है। इसमें अलग अलग भी शो कर सकते हैं, डिविडेंड इनकम, P&L, लेकिन अलग अलग शो करने की क्या जरूरत है? बस P&L पे ओवरऑल इफेक्ट शो करें। लेकिन नीचे ये वाली वर्किंग शो कर दीजिएगा कि आपने कैसे निकाला है। अब इसका सोल्यूशन भी पेंडिंग हो गया हमारा, चलो थर्सडे तक ये आपको दे दिया जाएगा। ओके, वापस आ जाएं वॉल्यूम 1 में। क्वेश्चन 39 निकालें वॉल्यूम लेक्चर नोट्स का। लेक्चर नोट्स का क्वेश्चन 30। यार मैंने आपको कुछ 4 सवाल दिखाए हैं इस लेटेस्ट अटेम्प्ट के। एक ये कंसोलिडेशन वाला दिखाया है, इसमें एक IAS 40 वाली एडजस्टमेंट निकाल के, बाकी एडजस्टमेंट्स इतनी आसान थी। एक आपको दिखाया IAS 21 और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट वाला। एक आपको लीज वाला सवाल टेस्ट के अंदर दिया था, 8-9 नंबर का था। और एक पायरामिड, पता नहीं कौन सा था, कौन सा, इधर ही लिखा हुआ था सितंबर 22 रन में। एक सवाल आपको अभी दिखा दिया IFRS 9 वाला। आ, 15 से 16 नंबर वाले कितने सवाल आने हैं? 3 आने हैं। 15 से 16 नंबर वाले 3 सवाल आने हैं और बाकी फिर 8-8 नंबर वाले सवाल हैं। ये देख लें भाई, ये सितंबर 22 की अटेम्प्ट। लॉन्ग टॉपिक्स आपके ये हैं। कंसोलिडेट, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, आपसे शेयर कर लूंगा। कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट,
IAS 12, IFRS 16, IAS 38, IAS 10, 37, IFRS 15, इनसे 15 से 16 नंबर का सवाल आ सकता है। लेटेस्ट एंड में कंसोलिडेशन का फुल सवाल आया, फाइनल अकाउंट का 7-8 नंबर वाले में डाला है, IAS 12 का फुल फ्लैश सवाल आया और IFRS 15 का फुल फ्लैश सवाल आया, वो जो रोम्बस वाला हमने किया था, तो वहाँ वो भी हो गया ना। तो लेटेस्ट एंड तो सारी आ गई आपके सामने तकरीबन, रोम्बस वाला सवाल हुआ था। 1037 का 4 नंबर का भी जो सवाल था ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट वाला, 4 नंबर का सवाल हुआ था। इससे पिछली अटेम्प्ट में मार्च 22 में 18 नंबर का कंसोलिडेशन का आया। कंसोलिडेशन का ये पैटर्न चल रहा है। 7 नंबर का फाइनल अकाउंट का आया, 17 नंबर का IAS 12 का आया, IFRS 16। वैसे अगर आप भी करें ना कंसोलिडेशन और IAS 12, IFRS 16 और IFRS 15 में से ज़्यादा चांस होता है, इसी में से 50-60 नंबर का पेपर आ जाता है। IAS 1037 में से कभी आ जाएगा सवाल, कभी IFRS 15 में से आ जाएगा। दिल चाहेगा तो IAS 38 में से भी डाल सकता है सवाल। ओके, तो बहरहाल इन 3 में से अक्सर 30-35 नंबर का सवाल आ जाता है, इन 3 में से कंसोलिडेशन, IAS 12 और IFRS 16, क्योंकि IAS 12 या IFRS 16 में से फुल फ्लैश सवाल एक दफ़ा वो डालता है ज़रूर, अनलेस के इस दफ़ा 1037 और IFRS 15 में से फुल फ्लैश सवाल डाल दे, आगे उसकी मर्जी। रेवेन्यू का स्टैंडर्ड नहीं था पहले FAR 1 में था, और ये छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। IAS 21 का भी जो सवाल आपको दिखाया 4 नंबर का, IFRS 9 का अभी जो आपको सवाल दिखाया 8 नंबर का, ये जो 7 नंबर का इससे पहले जो भी हम कर रहे थे, ये 7 नंबर का IFRS 9 भी इसका बड़ा मनपसंद है। IFRS 9, IAS 8 तो अब निकल गया हुआ सिलेबस से, IAS 8 निकल गया हुआ है। ये IAS 21 और IAS 41 का मिक्स आया था, काउस जो थी और इम्पोर्ट किया था चारा। ये IFRS 8 के 2 सवाल थे, एक ये 8 नंबर का 7 नंबर का, 2 ही पास पेपर में डले हुए हैं। बाकी एक IFRS 8 का फाइनल अकाउंट के साथ मिक्स होके आया था, ये शायद सितंबर 21 में था, गलती से जहाँ हो गया सितंबर 21 में, जो हमने सवाल किया था नॉर्थ और साउथ वाला, नॉर्थ और साउथ वाला। बहरहाल पता नहीं आप इस पैटर्न से क्या कंक्लूड करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कंक्लूड करता। ये तो ये टॉपिक्स हैं जिनसे 15 से 16 नंबर का सवाल आता है। कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट, IAS 12, IFRS 16, IAS 38, 1037, IFRS 15, और ये छोटे वाले टॉपिक्स हैं IAS 41, IAS 21, IFRS 8, IFRS 9 और एथिक्स। ओके, पेज नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? 678। एक बच्चा आया एक दफ़ा, कहता है कि मेरा FAR 2 फेल हो गया, अगली दफ़ा आके पास हो गया। मैंने कहा क्या किया तुमने? कहते बस 3 टॉपिक किए मैंने, IAS 28, IAS 12 और IFRS 16, बस। कहते हैं इन पे मैंने जान मार दी, दिन रात एक किया, कर 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 पेपर में जैसे ही आया सबसे पहले मैंने उनके सवाल किए। कहते वहाँ से 40 नंबर मेरे हो गए थे पूरे, बाकी फिर मैंने बाकी करके काम कर लिया। बहरहाल ये बहुत रिस्की अप्रोचेज़ हैं, वेरी रिस्की अप्रोच, तो वेरी वेरी रिस्की अप्रोच, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ओके, तो वापस आ जाए, कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा था? बजाय कि किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आए, तो फिर वो हर टॉपिक का हर सवाल में से शुरू वाले नंबर लेने आसान हो जाते हैं। IFRS 9 में मैं आपको निकलवाया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, पेज 6, 7, 8, क्वेश्चन 6, 7, 8 तो पता नहीं, आज से 10 साल बाद पता नहीं कितने पास पेपर आगे होंगे, फिर पुराने किताब से डिलीट हो जाएंगे, पता नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन 39, एक्स लिमिटेड परचेज 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन यकम जनवरी 2009। और इधर देख लो पप्पू, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पेड ऑन परचेज इज 2%। चुप, वी रिसीव 15% बोनस शेयर्स। अच्छा जी, बोनस शेयर्स मिलने की एंट्री आज तक हमने नहीं की थी। बोनस शेयर मिलने की एंट्री ये पहली दफ़ा आपको कराने लगा हूँ। वी रिसीव बोनस शेयर या इशूड बोनस शेयर तो फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। वी रिसीव बोनस शेयर। मेरे पास 4 शेयर हैं, मैंने ख़रीदे थे 2 रुपये के, 4 ज़रब 2, 8 रुपये इनकी कॉस्ट है। मुझे एक शेयर तोहफे में मिल गया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, बल्कि ईयर एंड पर
जब आप कैरेट डाउन शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालेंगे तो वो सारे 5 की फेयर वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आई रिपीट, मैंने 4 शेयर खरीदे 2 रुपए के, 4 ज़रब 2, 8 रुपए पे मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। मुझे एक शेयर मिलेगा मिड ऑफ ईयर में, इसे मैं इग्नोर कर दूंगा, उससे कोई एंट्री नहीं करूंगा। ईयर एंड पे मेरे पास शेयर पड़े होंगे 5 की बाजार में फेयर वैल्यू देखूंगा तो उस पर 4 का गेन भी रिकॉर्ड हो जाएगा और वो जो 1 मिला वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्स लिमिटेड परचेज 5000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच, 5000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच। ट्रांजेक्शन कॉस्ट पेड इज 2%। मॉडल कौन सा है? FVTPL। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे एक्सपेंस में डाल दें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वी रिसीव 15% बोनस शेयर्स ऑन यकम मार्च, लिखे नो एंट्री। यकम मार्च को कोई एंट्री ना करें। आगे बता दें, ईयर एंड पे सारे शेयर कितने रुपए के हो गए? 108। थोड़ी अकल लगाएं, कितने शेयर खरीदे थे? 5000। कितने बोनस में मिले? 15% और 5000, टोटल 5000 आप बता दें। नहीं, नो एंट्री नहीं, सबर। 5000 ओपनिंग थे या खरीदे थे? क्लोजिंग कितने हो गए? तो सिर्फ किस में इंक्रीज आई? क्वांटिटी में। डबल एंट्री अलग से कोई नहीं हुई बोनस शेयर खरीदने की, क्वांटिटी में इंक्रीज आ गई। आप बता दें सारे शेयर कितने के हो गए? 6,21,000 के सारे शेयर। गेन कितना आ गया? अब इस गेन को अलग अलग ना करें, पुरानों पे क्या है, नयों पे कितना है, बस छोड़े पड़े। एंट्री बता दें 1,21,000 की। इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। और यकम मार्च को, हाँ उसी में चला जाए, यकम मार्च को नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बोनस शेयर आने से एक फायदा होता है, हमारे पास शेयर कितने थे? 5000। 15% और आने की वजह से बढ़ के हो कितने गए? बट एंट्री कोई नहीं होती ऑन द डेट ऑफ बोनस शेयर जब मिले मुझे, उस दिन एंट्री कोई नहीं होती। ओके भाई, हाइब्रिड में जरा उठो आप। अच्छा ठीक है यार, उधर देखो लाइट गई हुई है, डर लगे। बोनस शेयर इशू करने की एंट्री तो आपको पता है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये बोनस शेयर इशू करने की एंट्री है। इशू करने वाला ये एंट्री करता है। हम क्या कर रहे हैं? बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। यार इसको रोको, लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग। या रोके बीच में, हमने एक दफा रोके, एक दफा बीच में। अच्छा ठीक है, आ जाए जी। उधर किधर थे हम? ये नोट्स किधर हैं आज वाले? लेक्चर 1 113। यार करंट एंड नॉन करंट की बाइफर्केशन भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। करंट एंड नॉन करंट की बाइफर्केशन हो जाएगी। किधर है? कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है? IFRS 9। क्वेश्चन 33 नहीं हुआ ना? ये वाला हो गया बोनस शेयर। पास पेपर क्वेश्चन 5 भी हो गया, लेटेस्ट टाइम का हो गया। क्वेश्चन 33 निकालें जी, पेज 672। On Yekam January 2001, Ajit Panka has following capital and reserves balances. शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है और रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ड्यूरिंग 2001 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ये ट्रांजैक्शन हुई है, पेज नंबर 672। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट है, ये आप खुद ही रिवाइज कर लीजिएगा, ये मैं नहीं करवा रहा। लिख लें फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ओके, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 में तो इतने सफ़े हैं। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, होते हों, इससे ज़्यादा है वॉल्यूम 2 में। अच्छा वॉल्यूम 3 निकालना पड़ेगा। अच्छा तो ये मुझे बता दें क्या कहते हैं, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। याद आ रहा है? एन इशू ऑफ 1,08% ₹1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%।
इशू कॉस्ट सर इतने, रिडेम्पशन इज एट 100% प्रीमियम, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज, ऐसे ही तंग करने के लिए आपको मैं चीज़ें लिखवा देता हूँ। फेस वैल्यू बताएं, फेस वैल्यू भाई आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, फेस वैल्यू मुझे बताओ कितने, एन इशू ऑफ ₹1,08%, ₹1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ओवरऑल कि कितना, 1 लाख ना, इशू ऑफ 1 लाख, ₹1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, इशू प्राइस 1 लाख जमा 1,60,000, रिडेम्पशन 1 लाख कहां से, रिडेम्पशन इज एट 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम या 10% प्रीमियम, अच्छा 100% कुछ लोग समझ रहे हैं 1 लाख ही है, और नहीं भाई 10% होती थी तो 10% डालते थे आप, 20% होती 20 डालते थे, 100 डालें, तो आप बता दें रिडेम्पशन लाख जमा लाख 2 लाख, डन। बाकी आपको पता है इश्यू प्राइस में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह माइनस होती है, वो अभी मैं मसले नहीं खोल रहा क्योंकि वो आसान मसले हैं, आप रिवाइज करेंगे आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। मैंने सिर्फ आपको 2 एंट्रीज करवानी है। इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर, भाईजान इसे कहते हैं, लिखें राइट इशू। राइट इशू याद है क्या होता था, नए शेयर, नए पैसे की जरूरत पड़ी आप नए शेयर इशू कर दें। इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹1.3 पर शेयर, अच्छा कितने शेयर नए इशू किए, 3 लाख, इशू कॉस्ट पर 20,000, शेयर इशू पर लॉयर फीस का क्या करना है, या इशू कॉस्ट का क्या करना है, नहीं FETOCI नहीं, शेयर इशू, मैं पूछ रहा हूं शेयर इशू, नहीं मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, वो शेयर इशू IFRS 9 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये IFRS 9 का कॉन्सेप्ट नहीं है। IFRS 9 किसको डील करता था, IFRS 9 डील करता था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी। IFRS 9 डील नहीं करता था किसको, फाइनल अकाउंट को, इशू ऑफ शेयर्स को कौन सा, वो IAS 1 डील करता है, फाइनल अकाउंट वाला। ये डिस्कशन हमने नहीं की थी क्योंकि ये नॉर्मल राइट इशू की एंट्रीज हैं, जो सऊदी किंग वाली अभी पढ़ के आए हैं। उधर हमें शेयर खरीद रहे होते हैं सब्सिडरी के, रनिंग बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़े तो एंट्री बताएं क्या होती है, रनिंग बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़े, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं, FR1 में पढ़ा था नहीं, इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का सुन लें, शेयर इशू करने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं, शेयर इशू करने के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो तो शेयर प्रीमियम को खत्म कर दें, और अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर बैलेंस ना पड़ा हो तो फिर ऐसी सूरत में आप जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एंट्री कर दें, ठीक है। तो इफ शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट एंड इफ शेयर प्रीमियम डज नॉट एग्जिस्ट, शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश क्रेडिट, इधर मजबूरी में बोलें रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट। ये एंट्रीज किसकी हो रही हैं, शेयर इशू करने वक्त लॉयर फीस की जर्नल एंट्रीज। ओके पढ़ें जी, एन इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर, एंट्री बताएं जल्दी से।
जल्दी से आसान सी एंट्री है, शेयर्स की क्वांटिटी भी दी हुई है। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। 3 लाख इंटू 1.3, 3,90,000। ये तो सीधी सीधी फिगर हैं। 3 लाख और इशू कॉस्ट पर 20,000। शेयर प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? गलत बोला है आपने। शेयर प्रीमियम के अंदर 90,000 जमा 2,90,000 बैलेंस पड़ा है। प्लीज होश के नाखुन लें। ब्रॉडऑन बैलेंस भी तो पड़ा है। शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है? 2 लाख। 2 लाख जमा 90,000, कितना बैलेंस पड़ा है? 2,90,000। 2,90,000 शेयर प्रीमियम के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। आपको तंग करने के लिए मैं शेयर प्रीमियम का बैलेंस शो कर रहा हूं। ओपनिंग कितने? 2 लाख। एडिशन टोटल 2,90,000 का बैलेंस किस में पड़ा हुआ है? अल्लाह का शुक्र है हम एंट्री कर सकते हैं। हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही बड़ी थोड़ी सी है। बोलें शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 20,000 से। डन। इस एंट्री के बाद मुझे बता दें शेयर प्रीमियम अकाउंट में बेचारे में कितना बैलेंस बच गया। इस एंट्री के बाद मुझे बता दें शेयर प्रीमियम बेचारे में कितना बैलेंस बच गया। 270। डन। अगली एंट्री बता दें। ये फाइनल अकाउंट के एतबार से भी डिस्कशन है। बोनस शेयर की एंट्री किसी को आती हो? बोनस शेयर 1 for 4 बोनस शेयर्स। 1 for 4 का मतलब लिखें 25% बोनस शेयर्स। लिखें 25% बोनस शेयर्स। 21 डिवाइडेड बाय 4 करें, 25% बोनस शेयर्स। फटा आ गया 25% बोनस शेयर्स। फटे का हाल बताएं। शेयर्स की क्वांटिटी पता है? नहीं पता निकालनी पड़ेगी। ये कितने शेयर्स थे? 1 मिलियन। हाँ पूरे 1 मिलियन वो थे। नए कितने इशू किए? 3 लाख। टोटल शेयर 13 लाख। एक्सेलेंट। पहले मुझे बता दें मैंने बोनस शेयर, मुझे बता दें पुराना शेयर कैपिटल क्वांटिटी 1 मिलियन और 1 मिलियन पुराना शेयर कैपिटल और नया शेयर कैपिटल 3 लाख। तो 1 मिलियन प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 13 लाख। 13 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट में क्वांटिटी भी है और 13 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस भी है रुपीज में। किसी को याद है डिविडेंड की परसेंटेज डिविडेंड की क्वांटिटी पे लगती थी शेयर कैपिटल इन रुपीज में। कंसोलिडेशन पड़ी है शेयर कैपिटल इन रुपीज में। तो अमाउंट में ही खड़का दें। अमाउंट बताएं कितनी है शेयर कैपिटल की? किसी को ज़बानी याद हो? 13 लाख। ज़रब क्या कंसोलिडेशन में इसी तरह डिविडेंड निकालते थे? शेयर कैपिटल पकड़ के मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड की परसेंटेज। जी बोलें। 3,25,000। सबर 3,25,000। एक और फटा। 1 for 4 bonus issue by first using share premium। सबर। आम हालात में बताएं बोनस शेयर की क्या एंट्री है? देने वाले की। भाई इधर देख। आम हालात में बोनस शेयर की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। व्हाट इज एंट्री ऑफ बांटिंग बोनस शेयर? जल्दी बताएं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल को फुल अमाउंट से क्रेडिट मारें। बोले शेयर्स तो बढ़ाएं। 3 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट में तो फुल डालें। ट्राई टू फर्स्ट यूज द तरतीब देखें ना। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में डालें एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना क्योंकि शेयर इशू हो गए हैं। अब ट्राई टू यूज फर्स्ट शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 270। अगर फिर भी एंट्री पूरी ना हो 55। ये 3 एंट्री थी बस।
एक हिंट लिख लें, इसको फर्स्ट आपने रिकॉर्ड करना है, शेयर कैपिटल को पहले ये रिकॉर्ड करना है, फिर यूज क्या करने की कोशिश करनी है अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस खत्म हो जाए। वैसे आमतौर पे बोनस शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती थी? क्योंकि हमने बोनस शेयर और इसकी एंट्री पढ़ ली है, तो अब हम जो है वो एक फाइनल अकाउंट के सवाल को साथ ही क्लोज कर देते हैं, जो आज हमारी डिस्कशन का पार्ट है उसको साथ ही क्लोज कर दें। फाइनल अकाउंट का पास पेपर का क्वेश्चन 5 निकालें। फाइनल अकाउंट का पास पेपर का क्वेश्चन 5, पेज नंबर बता दें। पहले तरह निकालें पेज 439। ये पेज आपको करवाया हुआ है, पेज 439, पेज 439 निकालें फाइनल अकाउंट का। ये करवाया हुआ है, ज़बानी बताया हुआ है, नहीं करवाया हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन से खर्चे जाते हैं? फैक्ट्री के सारे। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन से खर्चे जाते हैं? ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, कैरेज, इंडक्शन प्लांट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग कॉस्ट में कौन से खर्चे जाते हैं? यार वो फाइनल अकाउंट वाला एक क्वेश्चन 7 मैंने गलती से बोल दिया था, हालांकि वो क्वेश्चन 10 था। क्वेश्चन 10 पिछले लेक्चर का पार्ट सी कितने लोगों ने अटेंड कर लिया हुआ है? कितने लोगों ने भी करना है पिछले लेक्चर का पार्ट सी अटेंड? 37 मिनट्स का लेक्चर था। पास पेपर क्वेश्चन 10 की एडजस्टमेंट 1 और 2 डिस्कस हुई थी। अच्छा, कैरेज आउट, वेयर हाउस वेजेस। यार अगर वेयर हाउस इधर है ना फैक्ट्री का, फिर इधर है, लेकिन अगर वेयर हाउस में फिनिश गुड्स हैं तो सेलिंग कॉस्ट है। सेल रिप्रेजेंटेटिव सैलरी, सेल्स तो इधर ही हो रही होंगी। डिलीवरी व्हीकल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस स्टाफ अगेन वही रिपीट हो रहा है। सेल्स एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रेंट ऑफ डिस्प्ले सेंटर, वारंटी एक्सपेंस। ये सारे खर्चे किसके हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के। और एडमिन में एडमिन, ऑफिस, डिप्रिसिएशन, लीगल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। और एक और कैटेगरी भी हमने पढ़ी थी, अदर एक्सपेंसेस, WWF, WPPF, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इम्पेयरमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। वो वन ऑफ आइटम्स थे, वो हमने कहाँ डाले थे? अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, सवाल अभी मैंने कौन सा कहा है? पेज नंबर 517। कम वैसे माशाल्लाह मुका दिया आपने, अब आगे कुछ ना बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। किसी ज़माने में मैं ये पूरा सवाल भी कराया करता था, लेकिन बस सब 1-2 एडजस्टमेंट्स कर लें, काफ़ी होंगे हमारे लिए। पॉइंट नंबर 3, ऑन मार्च 31, 2015 MPL मेड अ बोनस इशू। जनरल एंट्री बताएं, मेड अ बोनस इशू या रिसीव्ड बोनस शेयर्स? मेड अ बोनस इशू। बोनस शेयर इशू करने की एंट्री बताएं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। FR1 वाली एडजस्टमेंट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। 1 शेयर फॉर एवरी 6 सेल्ड। 1 डिवाइड बाय 6 करें। नहीं, इसको ना फिर इस तरह लिख लें, 16.6667%। जरा इतना ले जाएं ताकि फिगर जरा राउंड आए जी। 25% अभी थोड़ी देर पहले बोनस शेयर निकले थे, इधर कितने निकले? 16.6667%। दिस इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बता दें, ये बोनस शेयर लिखें, बोनस डिविडेंड ही होता है। बोनस शेयर इशू करना बोलें क्या होता है? बोनस डिविडेंड होता है। बता दें जी एंट्री, जल्दी जल्दी जल्दी। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में माइनस और शेयर कैपिटल के कॉलम में प्लस, जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनेगी। कुछ एंट्री कोई और एंट्री बताएं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाती हो। रिवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग। तो कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट कहां होती हैं? ना P&L में, ना बैलेंस शीट में, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ, जी बोले,
शेयर कैपिटल ढूंढे, सवाल में कहीं गिवन होगा शेयर कैपिटल, ढूंढे 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 शेयर कैपिटल। मैं रुपीस पकड़ लूं या क्वांटिटीज निकाल लूं? रुपीस पकड़ लें, रुपीस 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 कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, रुपीस 1200 इंटू, ऐसे कोई फिगर आ जाती है जरा दिल को भी पेपर में तसल्ली हो जाती है, 200 यार सही कटिया होएगा। अगर 193.477 आती है, नहीं यार कोई गड़बड़ है यार, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। ओके, ये किसकी एंट्री होगी जी? बोनस शेयर की। अच्छा जी, अगली एंट्री ये कहां करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के मुंह पे। राइट शेयर्स वर इशूड ऑन यकम सितंबर 15 एट ₹12 पर शेयर। राइट शेयर्स वर इशूड बाद में यकम सितंबर 15 को नए शेयर इशू किए हैं एट ₹12 पर शेयर, एट ₹12 पर। बोले सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। सऊदी किंग वाली एंट्रीज भी इसी तरह होती थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। ये कौन सी इशू है? ऊपर हेडिंग दें, बोनस या राइट? राइट शेयर। राइट शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ जाती है। राइट शेयर्स वाज इशूड। ट्रायल के ना फेस पे जाना पड़ेगा, और कोई डाटा नहीं है, ट्रायल के फेस पे जाना पड़ेगा, ट्रायल के फेस पे जाना पड़ेगा। राइट मनी रिसीव्ड, गेम ऑन हो रही है। राइट मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड 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 रिसीव्ड, राइट मनी रिसीव्ड 420। मुझे लग रहा है क्वांटिटीज निकलने लगी हैं, आप लोग भी क्वांटिटीज निकालने लगे हैं, क्वांटिटीज शेयर्स की निकलने लगी हैं। अभी थोड़ी देर पहले सवाल में क्वांटिटीज गिवन थी, 3 लाख राइट शेयर्स वर इशूड। इधर राइट मनी रिसीव्ड गिवन है, मनी रिसीव्ड के लफ्ज को डबल अंडरलाइन करें, रिसीव के लफ्ज को गले लगाएं, इस तरीके से गले लगाएं कि वो खुश हो जाए। रिसीव्ड के लफ्ज को गले लगा लिया, रिसीव्ड की फिगर गिवन है, क्वांटिटी बैलेंसिंग निकालें, हिम्मत हौसला। 35 मिलियन, 35 मिलियन शेयर्स, 35 मिलियन शेयर्स आप लोगों ने। इसके साथ मैं बैलेंसिंग लिख रहा हूं, अब इसको तोड़ दें उसमें, $350। बाकी आपको पता है फाइनल अकाउंट की खूबसूरती है, एडजस्टमेंट को जरा निकालना पड़ता है कहीं से। ओके, अकाउंटेंट ने कैश की एंट्री भूली होगी, अकाउंटेंट ने कैश की एंट्री भूली होगी, अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी होगी? कैश डेबिट, कैश डेबिट। एक्सेलेंट, कौन बोला? हाथ खड़ा करें। एक्सेलेंट, अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी हुई है कैश डेबिट, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। इनको कैसे पता चला? ट्रायल के मुंह पे नजर आ रहा था, ट्रायल के मुंह पे नजर आ रहा था। कैश तो डेबिट मारा होगा अकाउंटेंट ने, क्रेडिट किसे मारना था? क्रेडिट मारना था शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम को। क्रेडिट किसे मारा? कुछ चीजें ना दिल से नहीं खंगालनी पड़ती, मुंह पे नजर आ रही होती हैं। राइट मनी रिसीव्ड, इसे क्रेडिट पड़ा है। आपको कैसे पता चला इसे क्रेडिट पड़ा है? ये क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है। इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट दिखाता हूं, इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट, इससे मिलती जुलती, मिलती छोड़ें जुलती ढूंढें। रेंट ऑफ व्हीकल ट्रायल के फेस पे पड़ा हुआ था डेबिट साइड पे, रेंट ऑफ व्हीकल ट्रायल के फेस पे पड़ा हुआ था डेबिट साइड पे। नोट 2 में लिखा हुआ था देयर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंट ऑफ व्हीकल, और कहीं नहीं लिखा हुआ कि रेंट द रेंटल पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन रेंट एक्सपेंस, लेकिन नोट 2 को उसने रेफर किया था। इसका मतलब है लीज की एंट्रीज हुई है या रेंट डेबिट हो गया, तो ट्रायल के फेस से पता चला था रेंट डेबिट हुआ है। इधर बोलें कैश अकाउंट के अंदर, जो एक बात याद रखिएगा, जो कैश अकाउंट के अंदर चीज चली गई है ना, तो वो आपको नजर नहीं आ सकती।
कैश में जो चीज चली गई है ना वो पेपर में आपको नजर नहीं आ सकती, क्योंकि कैश अकाउंट में साल में हजारों एंट्रीज होती हैं। तो कैश के अंदर अगर आप जाके ये वाला डेबिट ढूंढें तो फिर आपको डॉगी ने हमें काटा है, तो हम इधर ढूंढ रहे हैं। कैश के अंदर आप ढूंढ ही नहीं सकते ये डेबिट, क्योंकि कैश में इतने डेबिट नेट होते हैं पूरे साल कि वो सारे नेट होके पड़े होते हैं। अब अगर अकाउंटेंट ने कैश डेबिट कर लिया हुआ तो क्रेडिट क्या किया, सवाल नहीं बता रहा। अच्छा सवाल होता तो क्या बताता? अच्छा सवाल बताता राइट शेयर्स वर इशूड एंड वर क्रेडिटेड टू राइट मनी रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन ट्रायल ऊपर पढ़ें और पढ़ के लिखें एंड क्रेडिटेड टू राइट मनी रिसीव्ड अकाउंट, एंड क्रेडिटेड टू राइट मनी रिसीव्ड अकाउंट। कैसे पता चला? ट्रायल का फेस देखे। लेकिन एक खुशी की खबर है आपके लिए, वो ये कि आपको ये समझ नहीं भी आनी थी ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्टेटमेंट चेन इक्विटी में ये दोनों चीजें ऐड कर देनी थी जाके। अगर आपको ये एंट्री नहीं भी समझ आनी थी ना, तो आप लोगों ने स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाते हुए शेयर कैपिटल में ये डालना था और शेयर प्रीमियम में ये डालना था, डाल आना था आप लोगों ने। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, फेस से थप्पड़ मार के बाहर कर दें। ये अकाउंट डेबिट, डस्टबिन में गिर गया। फेस से इस अकाउंट को फारग कर दें। ये वाला अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या मारे? स्टेटमेंट इक्विटी के फेस पे जाके क्रेडिट मारे शेयर कैपिटल, और फेस पे जाके क्रेडिट मारे शेयर प्रीमियम। अब आप जाएं स्टेटमेंट इन इक्विटी में और ये 350 ढूंढें, 70 ढूंढें सोल्यूशन में, और ये 200 और 200 ढूंढें। जल्दी जाएं, सोल्यूशन खोलें, स्टेटमेंट इन इक्विटी में सारी चीजें ढूंढें। ढूंढने के लिए बंदा रखा हुआ है, ये खुद जा रहे हैं। चले, पहुंच गया बंदा, जल्दी जल्दी जल्दी, बंदे बंदे पहुंच, मैं भी पहुंच रहा। 200 की डबल एंट्री नजर आ रही है और 350 और 70 नजर आ रहे हैं। ओके, ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। पॉइंट 1, रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है, तो फिर रिमेनिंग लाइफ भी निकालनी पड़ेगी। रिमेनिंग लाइफ भी निकालनी पड़ेगी। रिमेनिंग लाइफ बताएं, रिमेनिंग लाइफ बताएं, टोटल लाइफ बताएं। टोटल लाइफ 20, टोटल लाइफ 20 साल। रिवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 15 को खड़े होके, तो 11, 12, 13, 14, कितने साल यूज हो चुका? 4। टोटल 20 माइनस 4, तो डेप्रिसिएशन किस पे निकालनी थी? रिमेनिंग लाइफ पर। पॉइंट 2 आसान था, पॉइंट 3 और 4 हो गया, 5 आप खुद ही कर लीजिएगा। 6 को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ऐसे फजूल सा कर लीजिएगा। ट्राई हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। फाइनल अकाउंट तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, जितनी मर्जी एडजस्टमेंट्स कर लें। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट VII, टैक्स चार्ज फॉर करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इज 37 मिलियन। ये कौन सा होगा? CT। तो इसके लिखें CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट, CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। अच्छा, अगला, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब है वो जो करंट टैक्स की अकाउंटिंग डेफिशिएंट टैक्स डेफिशिएंट कर के कहते हैं सब कुछ मैंने सही कर दिया है। ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स भी मैंने सारी करके ना सब तुम्हें खुद ही निकाल के दे दिया करंट टैक्स। द टाइमिंग डिफरेंसेस रिलेटिंग टू टैक्सेशन। इस बहस से पहले ना मुझे DTL का बैलेंस बताएं जो ट्रायल में आ रहा है। DTL का बैलेंस, DTL का बैलेंस बताएं। DTL का बैलेंस 22,000 कर लें, 22 कर लें, जो मर्जी कर लें, 22 कर लेते हैं। द टैक्स फॉर द करंट ईयर, सॉरी, द टाइमिंग डिफरेंसेस आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 ओवर लास्ट ईयर। अच्छा जी, छोटी सी जरा कैलकुलेशन करवाएं।
मुझे खड़े करवाएं 31/12/14 पे। बेटे का बताएं 22। बाप का नाम एक्सेलेंट, जो मैं पूछ रहा हूं वो बोला करें ना। बाप का नाम टीटीडी, अमाउंट निकालें। और डीटीएल, बाप का नाम टीटीडी। 22 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 62.8। ये क्या आ गया बाप? ये क्या आ गया? द टाइमिंग डिफरेंसेस आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 मिलियन ओवर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बनिस्बत इस साल टाइमिंग डिफरेंस बढ़ गए हैं। बाप की बात करें, टेम्परेरी को टाइमिंग डिफरेंस भी कहते हैं। टेम्परेरी को टाइमिंग, टेम्परेरी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग का क्या मतलब है? तुम अभी टैक्स लगा लो, हम बाद में टैक्स लगा लेंगे। टाइमिंग और टेम्परेरी डिफरेंस एक ही लफ्ज है। द टीटीडीज, द टाइमिंग डिफरेंसेस। हमने कहा कौन से? टैक्सेबल, डिडक्टेबल। कहते हैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा बताओ, कहते हैं नहीं बताऊंगा। बस टेम्परेरी डिफरेंसेस। हमने कहा कौन से वाले? कहते हैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा हमें पता है ओपनिंग टैक्सेबल थे। कहते हैं बड़े तेज निकले तुम, बड़े तेज निकले। ओपनिंग टैक्सेबल थे तो टैक्सेबल ही बड़े होंगे ना, फिर जो थे वही बड़े होंगे ना। द टाइमिंग डिफरेंसेस इंक्रीज्ड बाय 80। 62.8 प्लस 80 142.8। इसको आप इसका बेटा, पहले बेटे से बाप वाली फिगर कैलकुलेट की है, अब बाप से बेटे वाली फिगर कैलकुलेट करें। हाँ जी 49.98। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट 49.98। ये तो नहीं लिखा हुआ डीटीएल इंक्रीज बाय, ये तो नहीं लिखा हुआ डीटीएल इंक्रीज बाय। क्या लिखा हुआ है? टेम्परेरी डिफरेंस इंक्रीज बाय। इधर दो चीजें और आनी है, एक एसेट का रिवैल्यूएशन वाला और इधर डीटी, वो बैलेंसिंग आ जाएगा। सगाई वाले का लेक्चर था 64 का पार्ट बी। अच्छा मैं यहाँ लिख लेता हूँ अभी। डेफर्ड टैक्स अकाउंट में मैक्सिमम कितनी चीजें आती हैं? 4। एक तो एसेट्स के रिवैल्यूएशन वाला जो इफेक्ट है वो आ जाता है, वो ये एंट्री याद है ना, एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट। तो डेफर्ड टैक्स अकाउंट में ये आता है और दूसरा डीटी आता है। दूसरा डीटी, हाँ रेट चेंज भी आ जाता है, दूसरा डीटी आता है। डरते डरते एक बात करने लगा हूं, अगर जान की मान पाऊं तो एक डरते डरते बात करने लगा हूं। यही एडजस्टमेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 फिग्स में भी थी और वहां भी लिखा हुआ था इंक्रीज बाय इतने। मैंने कहा था 80 को पकड़ें, 35% लगाएं और डीटी डायरेक्ट निकालें। मैंने कहा था 80 को पकड़ें, 35% लगाएं और डीटी डायरेक्ट निकालें। क्यों कहा था? क्यों कहा था? पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 में मैंने क्यों कहा था? पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 में भी यही अंग्रेजी थी। The TTDs originated in the year of last year, सारी डिस्कशन हुई थी और मैंने कहा था कि इसको पकड़ें, खाली 3120 को पकड़ें, दोनों का डिफरेंस है, खाली 3120 को पकड़ें और बार DTE निकालें।
इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पता था इस सवाल के अंदर एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा। जब एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस सिर्फ DTE का है, और इस सवाल में डाटा भी नहीं था ओपनिंग DTL का। इस सवाल में टी अकाउंट खुल भी नहीं सकता था, इस सवाल में ओपनिंग DTL का डाटा ही नहीं था क्योंकि सवाल P&L का था। लेकिन अब इस सवाल के अंदर अगर कोई बंदा ओवर एफिशिएंसी मारे और 80 को पकड़ के 35% लगाए और कहे ये मेरा DTE आया है, गलत आएगा, क्योंकि इस अकाउंट में इसने भी रोल प्ले करने, इसने भी रोल प्ले करने और इसने भी। तो बेहतर है कि आप जो है वो इस अकाउंट में इसमें कैरी डाउन खुद निकाल लें। कैरी डाउन निकालने के बाद एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट DTL क्रेडिट वाली एंट्री से ये वाली फिगर डालें और बैलेंसिंग क्या निकाल लें, DTE निकाल लें। बहरहाल यार जिससे कोई प्लस माइनस भी हुआ होगा तो उसके इस इतने से मार्क्स तो मिल गए होंगे ना, तो इसके परेशान ना हुआ करें, कोई चीज़ ऐसी आ जाए इधर से उधर लिंक करके, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, फाइनल अकाउंट के अंदर एक आखिरी एडजस्टमेंट करके हम क्लोज कर रहे हैं चीज़ें, फिर हम इंशाल्लाह नमाज के बाद मिलते हैं। इस बार ज़रा नज़र मार लें ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करें, लेकिन जाना की इजाज़त नहीं है किसी को। मैं थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ ताकि आप भी थोड़े से उसके साथ खुश हो जाएं। कौन किधर है लेक्चर 113? अच्छा, थ्योरेटिकल डिस्कशन है हमारी, इस पर 15 मिनट लगेंगे। कोई लिख रहा है? इस पर अगर 15 मिनट लगे हमारे 15 मिनट। नॉन करंट करंट की बाइफर्केशन 15 मिनट। इसके बाद 2 2 2 2 8 मिनट। 8 मिनट इस पे हो गए। IFRS 15 की वैसे ही हमने जान ले ली हुई है। ये 5-7 मिनट इस पे लगेंगे, 7 मिनट इस पे लगेंगे। क्वेश्चन 8 रहता है और 13 रहता है। 8 अभी डिस्कस कर लूँगा, 13 अभी कर लेता हूँ, फिर 10 मिनट इसके और रह जाएंगे। 10 मिनट इस पे लगेंगे, 5 मिनट इस पे लगेंगे, 2-3 मिनट इस पे लगेंगे। इसके बाद 15 मिनट इस पे लगेंगे जो रह गया बाकी। 10 मिनट इस पे लग जाएंगे, 10 मिनट इस पे लग जाएंगे। इसको 5 मिनट में कर देंगे फारा। इस पे 2 मिनट, इस पे 1 मिनट, और ये फिर IFRS 15 है, इसको इंशाल्लाह किसी दिन देख लेंगे। वैसे कितना टाइम रह गया रिमेनिंग? 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे को हम आपको पता शुरू होते हैं तो 2 पता नहीं चलते, तो बस 2 घंटे का फिर काम इंशाल्लाह नमाज के बाद रह जाएगा। तो इसको इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे हम, असर से पहले कर देंगे। कुछ रह गया तो फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी। तो मेन चीज़ें देखें बड़ी बड़ी निकल गई हैं। अब 5-5, 10-10 मिनट वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो बैठेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, फ़ायदा होगा। एक सिर्फ मुझे एडजस्टमेंट आप करके दे दें, खामोश। क्वेश्चन 13 निकालें, पास पेपर का क्वेश्चन 13। 5 निकाला हुआ है ना? 5 से आगे 13 में आ जाएं। 528 528 किधर है? फाइनल अकाउंट 528। इसमें सिर्फ पहली एडजस्टमेंट आपको करवानी है और सवाल का रिदम बताना है। सवाल का रिदम देखें जी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ शाहीन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड पेबल्स, टैक्सेशन, PP, पेटेंट्स, डेटर, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट्स, कैश एंड बैंक। सिर्फ आपने बैलेंस शीट बनानी है इन अकॉर्डेंस विद IFRS। नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब है ये बैलेंस शीट आपको अकाउंटेंट ने दी हुई है, आपने इसमें सिर्फ क्या निकालनी है? गलतियां। ये बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनानी है। यानी एक मैं सिंपल सी अगर आपको मिसाल देता हूं कि मैंने NRV लॉस रिकॉर्ड नहीं किया तो आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनानी है। इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। सही जगह रखी है उंगली? क्या करूं यार, P&L नहीं है ना। बैलेंस शीट के सवालों में नहीं RE से खेलते थे। तो अगर मैंने NRV लॉस, अगर मैंने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, इंपेयरमेंट लॉस या पेटेंट क्रेडिट और इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, ये बात कर लेते। तो अब P&L मेरे हाथ में नहीं है, मैं गलतियां इस बैलेंस शीट में सही करनी है। आज आके जोर किस पे निकालूंगा? और चले छोड़े सारी बातें। मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं की, डेटर डेबिट
बोलने आगे, मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं की, डेटर डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एक एडजस्टमेंट बरकत के लिए करा दे। क्लोजिंग स्टॉक में डैमेज स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का? 3 मिलियन का, विच कैन बी सोल्ड फॉर आफ्टर इंक्रीइंग रिपेयर कॉस्ट ऑफ 0.5। आप बता दें क्लोजिंग स्टॉक में कितने पे पड़ा हुआ है? 3 मिलियन। क्या है कॉस्ट? कैलकुलेटर नहीं, पेपर में पकड़ना कैलकुलेटर, इधर नहीं। 2.5 माइनस व्हाट इज NRV? व्हाट इज NRV? 2.1। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज NRV लॉस? व्हाट इज NRV लॉस? 0.9। इस तरह सारा सवाल करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट है सिंपल से। इन्वेंट्री क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डन। इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज परफॉर्म, फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज अमाउंटेड टू 25 एंड 27। बीवी 28, बीवी 28, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज हायर 27 और 28 का डिफरेंस एक। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, आरी को कम कर दूं, आरी कम कर दूं। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, पेटेंट क्रेडिट। धड़ाधड़ फिगरें पोस्ट करना, धड़ाधड़ फिगरें पोस्ट करना। आगे टैक्स इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑफ 12। टैक्स इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑफ 12। कराया हुआ है भाई की शक्ल मुझे याद आ गई। टैक्स इज नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 12। असल में टैक्स पेएबल साइड पे नजर आ रहा है। करंट और डेफर्ड को बोंगे ने नेट कर दिए, नेट प्रेजेंटेशन एरर है 12। तो सीटीपी कितना था? कोई अच्छा बच्चा बता दे। सीटीपी फिर कितना था? 232। डन। 227। नेट हुई हुई है या जमा हुई हुई है चीजें? नेट हुई हुई। ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी। इसका नाम एसेट। एसेट साइड पे नजर आना चाहिए या लाइबिलिटी में नेट होके? एसेट नेट हुआ है लाइबिलिटी से। तो आप बैलेंस शीट बनाते हुए 215 लेंगे या ये दोनों? डन। लीज की आसान सी एडजस्टमेंट है। लीज की एरर बता दें। ये एरर मैंने आपको अगली क्लास में सही करवानी है। लीज की एरर बता दें। एरर व्हाइल प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट द इंस्टॉलमेंट पेड वाज चार्ज टू। गलती रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब आरी में क्या करेंगे? आरी में हिम्मत हौसला, आरी में हाथ खड़ा कर दें, समझ आ गई है तो हाथ खड़ा कर दें, समझ आ गई है तो आरी में क्या करेंगे? रेंट P&L में डाल दिए, रेंट P&L में डाल दिए। रेंट क्या चीज है? खर्चा। खर्चे को उल्टाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खर्चे रेंट की जगह क्या रिकॉर्ड करें? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लेसी लीज का पहला लेक्चर याद है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस शीट में इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में ROU नजर आने लग जाएगा और लीज लाइबिलिटी नजर आने लग जाएगी, करंट और नॉन करंट पोर्शन। बैलेंस शीट में वो चीज़ें नजर आने लग जाएंगी। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी लीज की। डन। तो बस एक सवाल का थोड़ा सा पैटर्न सा शो करना था, इसको आप कैसे लेके चलेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह। अब आप एक 50 पे तशरीफ लें। कितने अच्छे बच्चे हैं आप, वालिदैन फ़ख्र कर रहे हैं।